Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichayar. Today we are going to start with our new chapter class 11th NCERT, that is the plant growth and development. Students, ये जो चैप्टर जो चालू हो रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्योंकि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में नीट के। ठीक है, मतलब 12 मार्क्स का वेटेज तो पकड़ के चलना ही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अगर आया तो बोनस है आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा टॉपिक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सीखने मिलेगी, काफ़ी नई नई बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे कि चल रहा है प्लांट ग्रोथ, तो सबसे पहला डेफिनेशन तो ग्रोथ की ही बनती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस, मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास, मतलब एक बार मास इंक्रीज हो गया तो वो फिर से घटेगा नहीं। ठीक है, वेट इंक्रीज हो जाएगा, इसके अलावा वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ द सेल विल बी टेकिंग प्लेस, टिश्यूज डेवलप होंगे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को नॉर्मली पता ही चल गया होगा बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ। अभी अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। ओके, ग्रोथ किधर हो रही है, एट सेलुलर लेवल की बात अगर करें तो देर इज अ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से जस्ट अ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ नोट करने वाली बात क्या है, तो सी, इन प्लांट द ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद द बोथ एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट इज ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के एक्सपेंस से, मतलब खर्चा करने से, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ देखने मिलती है प्लांट में, दैट इज अ एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमिनॉन एंड कैन बी मेजर्ड इन रिलेशन टू द टाइम। तो वक्त के साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा आगे वैसे वैसे ग्रोथ हमको देखने मिलेगी प्लांट्स में। ठीक है, अब ग्रोथ अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ये इंट्रिंसिक होती है, सबको पता है। लिविंग, वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा क्लास 11 का, क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहां पे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी। तो यस, उसमें ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन ग्रोथ को जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो इंट्रिंसिक ग्रोथ मिलती है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में भी बात हो रही है ना। क्योंकि हम लोगों ने बात की थी नॉन लिविंग अगर होगा तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल जमा होते रहेगा, फिर उसका साइज बढ़ेगा, उसका वेट गिरने होगा। ठीक है, ये सारी बात होगी। अंडरस्टूड? सो ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर। नाउ, जनरली growth involves, okay, synthesis of protoplasm, or you can say apoplasmic substances. What do you mean by apoplasmic substances? This can be matrix of the bone marrow, or fibers of the connective tissues, or even the water. क्योंकि मैट्रिक्स होना भी बहुत जरूरी है ना। हम लोग जैसे कि साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, एक्चुअली इट इज अ मैट्रिक्स। अगर मैं साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो अगेन हम लोग उसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सेम थिंग इफ आई टॉक्ड अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट, तो हम लोग वहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ये सारी बातें करते ही है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर। सी, ग्रोथ इज accompanied, ओके, बाय द 3 स्टेजेस। एक तो है सेल का बढ़ना, दैट इज अ सेल पॉलिफरेशन, मतलब सेल डिवीजन होना कंटिन्यूअसली। ठीक है, दूसरी बात, सेल का एनलार्जमेंट होना, दैट इज ऑल्सो विदाउट डिवीजन। नेक्स्ट, सीक्रीशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। ये सारी बातें होगी तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज अ ग्रोथ। ओके, नाउ सी, मतलब क्या है, अगर मैं सबको एक साथ डालने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो सी, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द सम ऑफ, सम यानी क्या, एडिशन ऑफ, यू कैन से ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस एंड सिनेसिस, मतलब ये सारे पीरियड्स को हम लोग एक साथ बोलेंगे ग्रोथ। तो बात समझ में आ रही है? तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ होना, डिफरेंशिएशन होना, मॉर्फोसिस होना, ओके, मॉर्फोजेनेसिस होना यानी मेटामॉर्फोसिस होना, एंड देन सिनेसिस होना, ये सारी बातों को हम लोग कहते हैं सम ऑफ द ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट, sequence of the events which normally takes place over here is as follows, occurring during the development of the cells of higher plants as follows। तो कैसा है ये, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया वाला डायग्राम है। जैसे कि मानो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ओके, अंडरगोइंग अ प्लाज्मेटिक सेल ग्रोथ।
ओके, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल। तो ये क्या है एक्चुअली, मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोइंग अ सेल डिवीजन प्रोसेस टू फॉर्मिंग अ न्यू सेल्स। ओके, now if suppose the new cells is undergoing a process called as expansion, that means what, cell enlargement process। एक बार सेल एनलार्जमेंट हो गया तो जो काम करने के लिए बनाया है वो एक्टिविटी तो जरूर करेगा, दैट मीन्स दैट एबिलिटी हैज बीन गेन दैट पर्टिकुलर सेल, राइट। सो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी क्या, सेल मैच्योर हो चुका है, सेल डिफरेंशिएट हो चुका है, वो अपनी एबिलिटी जानता है, वो अपनी एक्टिविटी को भी जानता है, ठीक है। अभी जब इतनी सारी बात हो रही है तो ये मैच्योर सेल जो है एक बार अपना सारा काम वगैरह कर लेता है, दैट विल he has entered into a senescence stage where the finally his work has over, now he will be dying। so that is what the life actually, समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे। so मेरिस्टेम सेल से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से स्टार्ट किया था, न्यू सेल बनाया, फिर वो बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेसेस हुई, उसने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की, एंड देन देयर इज अ फाइनल स्टेज हैज ऑकर, दैट इज अ सीनेसेंस स्टेज, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को नॉर्मली पता भी हैं। अभी बात करते हैं डेवलपमेंट को लेके, लेकिन ये दो तरीके के डेवलपमेंट है, यू कैन से अ काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, दैट इज अ होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखो, ट्रांजिशन विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम द जुवेनाइल टू द अडल्ट एंड दैट विल बी सीन वेरी ग्रेजुअल वे। ओके, छोटा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, आगे जाके आगे और बड़ा बड़ा होते जाएगा। ओके, दैट इज ऑल द सीन, सिनेरियो विल बी सीन, ग्रेजुअल चेंजेस देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे के रखा है कॉटन, आइपोमिया, देन डेल्फिनियम, कोरिएंडर, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं। लेकिन दूसरा जो है वो है हेट्रोब्लास्टिक डेवलपमेंट। हेट्रो यानी डिफरेंट होता है ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट का मतलब क्या है, द ट्रांजिशन इज एब्रट। एब्रट वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है, लेकिन एब्रट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज अ सडन और इट कैन बी अनएक्सपेक्टेडली हैपनिंग। ओके, सडन जो ग्रोथ होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ऐसे कैटेगरी के एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, दैट इज अ लिम्नोफिला, हेड्रा, okay, see, helix, hydra helix is there, one of the genus and species, okay, hydra helix, then thuja is there, then see, fasciolus and then vulgaris, these are the examples given to you। okay, एटलीस्ट आप लोग थूजा ये याद रखो, फैसियोलस ये कॉमन है, वल्गारिस अगेन इट इज अ कॉमन है। ओके, सो ये तीन एटलीस्ट एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे याद रखने बनते ही है। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं विद द टर्म कॉल्ड एज अ फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी को लेके। ओके, अगेन यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है इसमें काफी सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग नॉर्मली विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा सा आगे डिटेल में लेके ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक नए टॉपिक के बारे में भी आप लोग समझोगे, दैट इज अ फोटो पीरियोडिज्म। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द फोटो पीरियोडिज्म, दैट इज हाउ द लाइट इज गोइंग टू हेल्प। ओके, मतलब हमारा जो प्लांट है वो कितना डे डे समय में कितना एक्सपोज रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कैसा फ्लावरिंग होगा, अगर नाइट में ज्यादा देर तक एक्सपोज है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली कैसे फ्लावर होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कैटेगरीज, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये सारी बात करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग एक टॉपिक है वीवी पैरी, उसको डील करेंगे, फिर वर्नलाइजेशन, ऐसे टॉपिक्स आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इतनी सारी बातें होने के बाद वी विल बी लाइक एंटरिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइटो हॉर्मोन्स। तो जहाँ पे आप लोग बात करोगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फिर इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि उनका काम क्या है, कितने अमाउंट में चाहिए होता है, क्या क्या चीजें करवा के देगा प्लांट्स में, क्या क्या चीजें लाएंगे प्लांट्स में, ये सारी बातें हम लोग डील करेंगे ये चैप्टर में। तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द कॉल्ड एज अ फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी को समझते हैं। द प्लांट फॉलोज द डिफरेंट पाथवे in response to the environment or phases of the life to find different kinds of the structure is called as a plasticity। समझा, मतलब प्लांट है ना एक तरीके के रास्ते से गुजरता है, मतलब वो क्या है, एक तरीके के कंडीशन से गुजरता है। मतलब कंडीशन जो भी आसपास के एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो अपने में कुछ चेंजेस लाएगा, और उन्हीं चेंजेस के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जिनके साथ उनको सर्वाइव करना है। बात समझ में आई? तो इसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। नाउ सी, एग्जाम्पल है आपके पास, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। हेट्रोफाइली, हेट्रोफाइली यानी क्या, लीव्स का डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, इन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट आल्सो। इन कॉटन या फिर कोरिएंडर या फिर लार्क स्पर इज अ एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, सो देयर आर थ्री एग्जांपल्स, कॉटन, कोरिएंडर एंड द लार्क स्पर। समझना बहुत आसान है, देखो नीचे डायग्राम आ चुका है, ये सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा आपको,
ठीक है, तो देखते हैं। इन सच प्लांट लीव्स of the juvenile plant are different in the shape from those in the mature plant। मतलब ये सिंपल सी बात है, एक यंग और एक अडल्ट स्टेज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले जो एग्जांपल जो आ रहे हैं आपके सामने, दैट इज अ लार्कस्पर। किसको बिलोंग करे? लार्कस्पर। और लार्कस्पर का नाम क्या है? तो डेल्फिनियम। जैसे हम लोग अभी ऊपर ये वर्ड देखा हम लोगों ने, डेल्फिनियम भी। ठीक है, तो डेल्फिनियम इज नथिंग बट द लार्कस्पर। ओके, या फिर लार्कस्पर इज नथिंग बट द डेल्फिनियम। तो उसका जुवेनाइल फेज देखो, यंग स्टेज देखो तो लीफ कैसा है, और अडल्ट स्टेज में देखो लीफ कैसा है ना, थोड़ा सा साइज में ग्रोथ वगैरह हुआ है। ओके, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं। देखो ये एग्जांपल जो है ये बटर कप को लेके, एंड व्हाट इज बटर कप? एक्चुअली रेनैनक्यूलस। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द बटर कप? दैट इज अ रेनैनक्यूलस। ओके, तो ये रेनैनक्यूलस वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बटर कप शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। तो कोशिश करना इसको भी समझने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट अगर देखेंगे प्लांट की, तो लीव्स का मॉडिफिकेशन देखो किस तरीके से है। वही अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में प्लांट ग्रो करेगा तो इसके लीफ के मॉडिफिकेशन कैसे हैं। दिस इज नथिंग बट द हेटेरोफाइली। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द प्लास्टिसिटी। फाइन, समझ में आई बात आप लोगों को? प्लास्टिसिटी का मतलब काफी अच्छे से। तो अभी यहाँ पे नोट आ रहा है, एक और ऐसा एनसीईआरटी का टॉपिक है जहाँ पे लीफ को लेके एक्सप्लेन किया गया है आपके एनसीईआरटी में। मैंने उसी को एक क्वेश्चन के जरिए आपको एक्सप्लेन किया है कि देखो ऐसे करके नीट में एग्जाम पूछा जा सकता है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये समझ जाएगा आप लोगों को, एक्चुअली टॉपिक चल रहा है ग्रोथ का ही। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी वाला टॉपिक है। देखो यहाँ पे कैसे, इन ए गिवन फिगर, मतलब एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, शोज द ग्रोथ ऑफ द टू लीव्स, मतलब आपको दो लीव्स दे के रखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ वन डे, मतलब उसको एक दिन का समय भी दिया है। इफ एजी स्टैंड फॉर द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड आरजीआर, दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब नीचे चार ऑप्शन तो रहेंगे एज यूजुअल। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन किस तरीके से अरेंज किया देखो। एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर आरजीआर, ओके, एंड फॉर लीफ ए एंड ए डैश, मतलब इनिशियली लीफ की साइज यहाँ पे कुछ और होगी, और फिर जो उसने ग्रोथ की है दैट विल बी कंसिडर एज अ ए डैश। ओके, और वैसे ही ए जी फॉर द आर जी आर फॉर लीफ बी एंड बी डैश के रिस्पेक्ट में दिया है। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, डायग्राम को पहले देखो, बाद में बताता हूँ और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे समझेगी। तो ये एक लीफ दिया हुआ है, ठीक है, छोटा साइज का, उसका कितना एरिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला है इनिशियल लेवल पे ए। फिर उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ दी है जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, इसको लेबल किया है ए डैश। उसका जो एरिया बड़ा है दैट इज अ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो खाली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ है। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, ये इनिशियल लेवल पे लीफ है जिसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ये बी लीफ है। वैसे ही उसका भी ग्रोथ हुआ है तो बी डैश उसको लेबल किया है, उसका एरिया कितना है? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दोनों का भी अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये भी खाली 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो दोनों में एक्चुअली ग्रोथ क्या है? 5 5 सेंटीमीटर से बड़ी है। ठीक है ना, 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ी है। ये एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या रखा है अपने पास। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन दिया है, दिस इज ए जी फॉर आर जी आर एंड दिस इज द ए जी फॉर, ओके, आर जी आर। लेकिन ये क्या है देखो, ये लीफ ए ए डैश के रिस्पेक्ट में है, ये ए ए डैश, एंड ये बी बी डैश के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ऐसे है। तो ये ए ए डैश एंड दिस इज अ बी बी डैश के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी बी डैश वाला वाला सिनारियो है ये वाला। ओके, और यहाँ पे जो रखा है दैट इज ए विथ रिस्पेक्ट टू द ए डैश। फाइन, तो ऐसे दिया है, मतलब जो ए की वैल्यू है वो परसेंटेज में है, ए डैश की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल्स में दी हुई है। सिमिलरली बी की वैल्यू जो है ये 2% के हिसाब से दी है, मतलब परसेंटेज वाइज दी है, एंड बी डैश की जो वैल्यू है वो ऐसे दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ whether the percentage has been there or something is there। मतलब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? देखो मैं फिर से पढ़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों को कंपेयर करना है दोनों लीव्स में। इफ एब्सोल्यूट, if the absolute growth and the relative growth rate is given to you already, then select the correct option। okay, तो चलो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कैसे आता है इसका। देखो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे के रखा है, वो बीच में पेज आ गया, उसको बाद में देखेंगे क्या है वो। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सो सी,
एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दैट इज AGR, इसको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन समझ लो। व्हाट इज दैट एक्चुअली कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? That is an increase in the total growth, okay, increase in the total growth of two organs, or you can say organism, is measured by the comparison of total growth per unit time, is called as a absolute growth। मतलब क्या है, जितना भी इंक्रीज होता है वो दोनों के बीच का कंपैरिजन, मतलब इनिशियली कितना था, फाइनली कितना था, फिर दोनों का कंपैरिजन करोगे, उससे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं ना जब भी हम लोग, तो उसका डेफिनेशन होता है टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ना, ओके, इज द टोटल ग्रोथ टेकन प्लेस पर यूनिट टाइम, ओके। तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का डेफिनेशन। और रिलेटिव ग्रोथ रेट का डेफिनेशन देखो, इट इज अ ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ, ओके। सो अगर मुझे आरजीआर कैलकुलेट करना है तो वो मुझे पता होना चाहिए, फॉर्मूला है उसके लिए, ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड, ओके, अपॉन मेजरमेंट एट स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, ओके। तो जस्ट वैल्यू पुट ऑन करो, आप लोगों को सारी जो सिनेरियो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एजी को कैसे कैलकुलेट करना है ऑफ लीफ ए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। 10 सेंटीमीटर इनिशियल था, बाद में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ था। मतलब देखो, इनिशियल लेवल पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका स्मॉल साइज दिया था, लेकिन बाद में वो 10 सेंटीमीटर से बढ़ा था ना, तो माइनस कर दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एजी फॉर द लीफ ए। वैसे ही अगर आरजीआर को निकालो फॉर द लीफ ए, व्हाट विल बी आंसर, 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, यू विल बी गेटिंग 100%, ओके। दिस इज व्हाट द आरजीआर वैल्यू, 100% आ गया। वैसे ही एजी फॉर द लीफ बी को निकालोगे तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर था, -50 सेंटीमीटर करोगे तो अगेन 5 का डिफरेंस तो आएगा, ये दोनों में कॉमन आ रही है वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस इतना ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन आरजीआर अगर मैं बी डैश का निकालू यहाँ पे, तो मतलब बी का निकालो यहाँ पे, तो देखो क्या है, 5/50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10% आ रही है ना। तो ऊपर है 100%, नीचे है 10%, मतलब आपको मिल रहा है 500 and 5 10 सेंटीमीटर, पाई सी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100%, और दूसरे का बी का वैल्यू मिल रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 10%, ऐसे मुझे आंसर मिल रहा है। तो सी, अब नोट क्या बोलता है, ए जी इज सेम फॉर द बोथ ए एज वेल एज बी लीफ, है ना। तो रिलेटिव रेट ऑफ द ग्रोथ इज मोर इन लीफ ए, क्यों मालूम है, बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल स्मॉल साइज। मतलब अगर मैं बी और ए को कंसिडर करूं, तो दोनों में सबसे छोटा कौन था, ए वाला था, तो उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर, ओके। ए वाला और यहाँ पे बी वाला देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया था आपको, 500% एंड 5 10%, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो और आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका आंसर सी, 500% एंड 5 10%, ऐसे आपको आंसर मिला है, सही है ना। तो ये आप लोगों ने आंसर निकाला है सी वाला यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो विद द वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड इज अ ग्रोथ रेट। तो अभी ग्रोथ रेट को समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे देखो, एक तो है अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ओके। अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देके देख लेना, ओके। बहुत इजी है समझना। अरिथमेटिक मतलब एक बार माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा तो वो दो डॉटर सेल बनाता है, तो उनमें से एक डॉटर सेल जो है ना वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेगा, लेकिन जो दूसरा डॉटर सेल है वो मैच्योर हो जाएगा। लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। जियोमेट्रिक ग्रोथ में जो सेल है माइटोटिक डिवीजन में जाता है, ये बनाता है दो डॉटर सेल्स, और वो दो डॉटर सेल्स भी कंटिन्यूअसली डिवाइड होते ही रहते हैं। और ये बहुत कॉमन टाइप में होता है, इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ द ग्रोथ। समझ में आ रही है बात? सो नॉर्मली अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक में यही फर्क है कि अरिथमेटिक में एक सेल दो डॉटर सेल बनाता है, और दो डॉटर सेल में से एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, एक वहां पे मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आप लोगों को ये देखने मिलता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और जियोमेट्रिक वाला जो सिनारियो है वो कंटिन्यूअसली लाइक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक में दो सिनारियो ऐसे देखने मिलते हैं जहाँ पे एक क्वेसेंट जोन में चले जाता है और एक कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ओके। वी हैड ऑलरेडी टॉक दिस इन विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मैंने वहां पे बात की है ये सारी बातों को लेकर, ठीक है। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम, अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर मैं आप लोगों को सीधा ग्राफ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, हाइट ऑफ द प्लांट मतलब ग्रोथ हो रही है, और प्लस रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर देखें तो ये एक पर्टिकुलर लीनियर ग्राफ देखने मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द अरिथमेटिक। लेकिन अगर जियोमेट्रिक की बात करूं तो मुझे एस शेप स्ट्रक्चर देखने मिलता है। नाउ दिस एस शेप स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इनिशियली देयर इज अ लैग फेज, फिर सडनली ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, और फिर एक स्टेशनरी फेस आ जाएगा,
ठीक है। लैग फेज का मतलब क्या है, इनिशियल लेवल पे जो ग्रोथ हो रही है वो स्लो होती है, फिर बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, एंड फाइनली द स्टेज विल बी कमिंग वेयर एवरीथिंग विल बी गेटिंग स्टेबलाइज। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम ए, we are going to obtain a sigmoid shaped graph, that is a S shaped structure. Curve is obtained over here. Okay, now coming to the arithmetic, it is expressed as a LT is equal to L0 plus RT. What is LT stand for? The length at particular time t. L0 length at particular time 0. Okay, then R is nothing but the growth rate, that is the elongation per unit time, and T stand for the time of the growth. ये सारी बातें आपको याद रखना जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जियोमेट्रिक के रिस्पेक्ट में देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज W1 is equal to W0 e raised to RT. Okay, so W1 is for the final size, W0 is for the initial size, R for the growth rate, T for the time of the growth, and E for the base of the natural logarithm. तो ये आपको कंपलसरी बनता है याद रखने के लिए कि कौन सी चीजें क्या है। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन में वो लोग रॉन्ग इक्वेशन दे सकते हैं, आपको चूज करना पड़ेगा राइट इक्वेशन। ठीक है, और पूछा भी जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलोंग टू द अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। या तो फिर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अरिथमेटिक में ग्राफ कैसे होगा, या फिर जियोमेट्रिक में ग्राफ आपको कैसे देखने मिल सकता है। ओके, और या फिर सिग्मॉइड कर्व को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या तीन फेजेस आप लोग देखते हो इनिशियली, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड द स्टेशनरी फेज करके आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो सी द ग्राफ शोज द इनिशियल स्लो ग्रोथ followed by the exponential phase with the limited nutrient supply, the growth slow down leading to steady phase. Okay, so finally the things has to become steady. Now let's move ahead with the another topic that is called as the डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। याद करने की कोशिश करो, ड्यूरिंग द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट मैंने बात की थी, आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था जो हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम, है ना, जो कि दो जगह पे होती है। एक तो वेस्कुलर बंडल में मैंने बताया था, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था इन द पैरेन्काइमा सेल्स, दैट इज इन द कॉर्टेक्स रीजन, है ना। तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट apical and the shoot apical meristems and cambium differentiate and matures to perform specific function. This act leading to the maturation in terms as a differentiation। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने कुछ डॉटर सेल्स बनाए, वो डॉटर सेल्स बड़े हुए, मैच्योर हुए, ठीक है, उनको पता है कि वो किस काम के लिए बने हैं, और वो काम वो लोग ने करना चालू किया। मतलब वो क्या हुआ, इनिशियल लेवल पे वो जो दो डॉटर सेल्स थे वो बड़े हुए और मैच्योर हुए। मैच्योर होना यानी क्या, डिफरेंशिएट होना। अभी मानो वो डिफरेंशिएट किस में हो सकते हैं, या तो जाइलम में हो जाएंगे, या तो फ्लोएम में हो जाएंगे, और फिर वो लोग अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। दिस एक्टिविटी कॉल्ड इज अ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर उनको कैम्बियम बनना है तो वो कैम्बियम भी फॉर्म करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोस अ फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस। अभी डिफरेंशिएशन होने की बात है तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने मिल सकता है, या तो वो लोग न्यूक्लियस लॉस कर सकते हैं, स्टोरेज आपको देखने मिलेगा, या तो वो लोग स्टोरेज के जैसे काम करेंगे, स्टोरेज सेल जैसे, या तो फिर वो लोग एक्ट कर सकते हैं लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उनमें से जा सकता है, लॉस ऑफ एंड वॉल्स जा सकते हैं। Okay, then perforations of the end walls can be seen, empty of the tracheids and the vessels will be seen, क्योंकि वो dead at maturity होता है, right? Lignin and suberin and all those things we able to see over there, depositions देखने मिलते हैं हम लोगों को। दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ द मोर क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल्स, ये भी एक तरीके का चेंज है जो कि हमको डिफरेंशिएशन प्रोसेस में देखने मिलता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल विल बी सीन ओवर हियर, जो कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेलुलर का सेलुलोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हेमीसेलुलोज, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, तो लिग्निन डिपोजिशंस भी आपको वहां पे देखने मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो अभी बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बाद डी डिफरेंशिएशन प्रोसीजर। मानो अगर सेल ने ऑलरेडी दो डॉटर सेल्स बनाए थे जिनमें से वो डेवलप्ड हो गए, मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएट हो गए। ओके, अब डिफरेंशिएट होने के बाद अगर फिर से कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि उनको फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब उनको फिर से रीडिवाइड होना पड़ेगा, तो उनको सेल साइकिल में एंटर करना पड़ेगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीगेन करनी पड़ेगी। अगर वो लोग रीगेन कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल टेक इन द डाइकोट स्टेम, जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं।
पैरेन्काइमा सेल्स ऑलरेडी बन चुके थे ना, अब वो फिर से मेरिस्टेमेटिक वाली एक्टिविटी करेंगे। फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करना मतलब क्या, फिर से वो लोग डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस करेंगे, मतलब दे आर अंडरगोइंग अ सेल डिवीजन प्रोसेस अगेन। ओके, अगेन वो लोग सेल डिवीजन वाली प्रोसेस करेंगे, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके, देखो यहाँ पे पढ़ो, द लिविंग differentiated cell in plant that have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This is known as डी डिफरेंशिएशन। और ये डी डिफरेंशिएशन क्यों हुआ सेकेंडरी स्टेम में, वो भी इन द मतलब स्टेम में क्यों हुआ, दैट इज इन द कॉर्टेक्स रीजन, ताकि उनको कैम्बियम बनाना था। कैम्बियम क्यों बनाया, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करनी थी। ये सारी बातें जो है मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बता दी है, एक बार वहां से देखो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। अभी रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या, अभी देखो ना, जो भी चीजें अभी सेकंड टाइम बनेगी, मतलब देखो ऑलरेडी डी डिफरेंशिएशन आपने समझा, डिवीजन वाली एक्टिविटी होगी ना, तो डिवीजन वाली एक्टिविटी हो रही है मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें बनेगा। अब जो भी बनेगा वो मैच्योर हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस। Okay, so formation of intrafascicular cambium and cork cambium is nothing but the redifferentiation. See, such meristem divide and produce a cell that once again lose the capacity to divide. मतलब एक बार वो लोग फिर से नए सेल्स बना लेते हैं, तभी वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी जिस काम के लिए उन लोग को बनाया वो काम वो लोग करेंगे, तो वो लोग डिवीजन थोड़ी ना करने वाले अभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके, बट द मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज द रीडिफरेंशिएशन। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा जाके एनाटॉमी वाला पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ वाले लेक्चर को ठीक से देखो, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली ओवर देयर। नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स। ओके, now one note is that this is the last part of our today's lecture, that is a note. What is a note says that oxanometer, what is this oxanometer, they are actually a specially designed equipments. We can use it to measure the rate of the growth of the shoot length. Okay, एंड दैट इज ऑफ द प्लांट्स। तो अगर मुझे ग्रोथ को मेजर करना है तो मैं ऑक्सैनोमीटर यूज कर सकता हूँ। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपके और क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाए एनसीईआरटी से बनने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।